जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रिवीजन करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में रोशन आनंद सर के द्वारा क्लास में लिया गया टेस्ट, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। यह आज पहला सीरीज है इसका, टेस्ट 1। पहला टेस्ट का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे और साथ ही रिवीजन करेंगे। यह टेस्ट 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। तो चलिए देर न करते हुए पहले सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी? तो यह हो जाएगा राधिका अयंगर। राधिका अयंगर की पुस्तक है फायर ऑन गंगा। अगला है, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह हो जाएगा महिला खिलाड़ी में मार्गरेट कॉटर। मार्गरेट कॉटर ने उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। यह रिकॉर्ड अब तक सेरेना विलियम्स ने 23 खिताब जीते हैं और अन्य खिलाड़ियों ने से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर का। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्राप्त किया गया था? तो यह राइट आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्मी हो जाएगा। लक्ष्मी जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर और महिला अधिकारी की मुखर समर्थक है, वो वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी एक एसिड अटैक के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के लिए न्याय सुरक्षित करने के लिए अपने प्रयासों के माध्यम से वैश्विक प्रचार और पहचान अपनी बनाई हुई है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 नंबर का सवाल देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो यह हो जाएगा नाटी। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा नाटी है। 6 नंबर के सवाल को देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारीपुत्र का जन्म स्थान। तो सारीपुत्र का जन्म स्थान देख लेंगे तो यह हो जाएगा नालंदा। सारीपुत्र का जन्म स्थान नालंदा में है। मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो यह हो जाएगा राजगीर जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। काफ़ी सुरक्षित स्थान होने के कारण इसे राजधानी बनाया गया था। 8 नंबर में, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? तो यह हो जाएगा पटना नगर पालिका का चेयरमैन इस राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना नगर निगम के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्होंने भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भागीदारी से प्रसिद्ध हुए। बाद में वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। आगे देखते हैं, 9 नंबर में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। एक बार देखते हैं, फूलन प्रसाद वर्मा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे। उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र की विचारधारा को बढ़ावा दिया और बिहार में सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 नंबर का सवाल देखेंगे, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बिहार का रक्सौल देख लेंगे। बिहार का रक्सौल हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा जो नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नेपाल सीमा के पास स्थित है और इस हवाई अड्डे से नेपाल के विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध है। आइए आगे देखते हैं, 11 नंबर में, भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार। तो इसका हो जाएगा, आगे देखते हैं, इधर है, राइट आंसर हो जाएगा सी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। राइट आंसर सी हो जाएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका है जिन्होंने भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान में भारतीय संगीत और कला के क्षेत्र में अत्यधिक सराहा गया है। आगे देखते हैं, विश्व का पहला उपग्रह
जो ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए भेजा गया था, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह हो जाएगा जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान के द्वारा गोसेट, इसका नाम भी देख लेंगे, गोसेट वह उपग्रह था जिसे जापान ने 2009 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की निगरानी करना था। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करने के लिए महत्वपूर्ण है और पृथ्वी के वायुमंडल में इन गैसों के स्तर की निगरानी करता है। आगे देखेंगे 13 नंबर के सवाल को। 13 नंबर में है, कौन व्यक्ति आनंदवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है? आनंदवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है जो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था। तो आनंदवन के लिए देख लेंगे, यह बाबा आमटे, बाबा आमटे राइट आंसर हो जाएगा, बाबा आमटे। बाबा आमटे आनंदवन की स्थापना की। यह एक प्रसिद्ध आश्रम स्थल है जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है, जहां लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की जीवन जीने के लिए मदद की जाती है। बाबा आमटे ने समाज के अलग थलग पड़े कुष्ठ रोगियों के लिए एक उम्मीद की किरण प्रस्तुत की और उसे उनके लिए जीवन को सम्मानजनक बनाने का प्रयास किए। आगे देखते हैं, व्यापार एवं माल निशान एक्ट। व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया? तो यह हो जाएगा 1958 में। 1958 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार और माल निषेध अधिनियम 1958 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापार के लिए ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को नियंत्रण करना था। आइए आगे देखते हैं 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है, मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर में, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के वायोमिंग, मोंटाना और आइडाहो राज्यों में स्थित है। यह पार्क 1872 में स्थापित किया गया था और यह दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क था। येलोस्टोन अपनी द्वितीय भूतापीय गतिविधियों और गीजरों, झरनों और जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर का देखते हैं, मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो यह हो जाएगा राइट आंसर 2 से 5 किलो हर्ट्ज। 2 से 5 किलो हर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 5 किलो हर्ट्ज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है। यह आवृत्ति रेंज भाषाई ध्वनि और अन्य सामान्य ध्वनि के लिए आदर्श है। आगे देखेंगे 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव अपशिष्ट सामग्री को शामिल करता है? तो इसमें इसका हो जाएगा, देख लेंगे, गोबर, धान का भूसा और सब्जी के अवशिष्ट, ये सभी जो है जैव अवशिष्ट हैं। आगे देखेंगे 19 नंबर में, परिस्थिति तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा चरम अवस्था यानी क्लाइमैक्स। चरम अवस्था क्लाइमैक्स, इंग्लिश में क्लाइमैक्स कहेंगे। 20 नंबर के सवाल को देखेंगे, नागरिकता की शर्तों और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह हो जाएगा संसद। नागरिकता के संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। अगला है 21 नंबर के सवाल को देखेंगे, कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार के निलंबन का प्रस्ताव दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब देश में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होता है तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जारी कर सकती है। आगे देखेंगे 22 नंबर में, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? तो यह बिहार राज्य के निवासी थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक।
आगे देखेंगे, माफ़ करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार 1952 से 1957 राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किए गए थे। आगे देखते हैं 23 नंबर के सवाल को। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से जनगणना की गई थी? तो यह 23 का हो जाएगा 1977 ईस्वी में। भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आयोजित की गई थी। यह जनगणना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से की गई थी, लेकिन लक्षद्वीप को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस जनगणना का उद्देश्य देश के आर्थिक संसाधनों और श्रमिकों की जानकारी एकत्रित करना था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और उसकी स्थिति का आकलन किया जा सके। आगे देखेंगे 24 नंबर में, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसे दल बदल कानून के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं 25 में, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर में, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब आगे देखते हैं 27 नंबर में, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो। आगे देखेंगे 28 नंबर के सवाल को। 28 नंबर में देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें देखेंगे ऊपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध के कारण लगी थी। उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे। आपातकाल की घोषणा के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान के तहत आवश्यकता अनुसार आपातकाल की स्थिति को लागू किया था। आगे देखते हैं 29 नंबर में, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए किस सूची में वर्णित किया गया है? तो यह हो जाएगा 11वीं सूची में। 11वीं सूची में निर्दिष्ट किया गया है। 30 नंबर का सवाल को देखेंगे। 30 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए में। 51 का ए में भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में किया गया। यह कर्तव्य भारतीय नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। आइए आगे देखते हैं 31 नंबर में, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया? तो यह हो जाएगा खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। आइए 32 नंबर का सवाल देखते हैं। 32 नंबर का सवाल देखेंगे। 32 में है, उस सेट को क्या कहा जाता है? उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बजट। उस सेट का नाम बजट है। बजट सेट वह सेट संग्रह है जिसमें उन सभी बंडलों का समावेश होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय और वर्तमान बाजार कीमतों के आधार पर खरीद सकती है। यह उपभोक्ता की खरीदी क्षमता को दर्शाता है। अब 33 नंबर के सवाल को देखते हैं। मुद्रा के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, तो यह सही हो जाएगा। और सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जाता है, यह भी सही हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं सही सही एक बी और ए दोनों कथन सही है, क्योंकि मुद्रा एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है जिसमें व्यापार और लेन देन को सरल व प्रभावी बनाया जाता है। और कथन बी भी सही होगा, क्योंकि मुद्रा का मौद्रिक इकाई के रूप में भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त करने। 31 नंबर में देखते हैं बेरोजगारी दर की गणना किस अनुपात के रूप में की जाती है? तो इसका हो जाएगा बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के रूप में की जाती है। आगे देखते हैं 35 नंबर में भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में कौन सा समूह नहीं है? तो इसमें देख लेंगे शहरी मॉडल बैंक, यह नहीं है, यह गलत हो जाएगा। बाकी स्वयं सहायता समूह है, संयुक्त देयता समूह है और ग्रामीण मॉडल है, तो यही गलत है, तो गलत को ही चुनना था। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर के सवाल को। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब नीति आयोग, पहले योजना आयोग, जो कि अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। आगे देखते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर के सवाल को देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर, तो इसमें हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्लस विदेशों से प्राप्त आय, दोनों को जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है तारों में, विशाल भंडार होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। अब 39 नंबर में देखेंगे भारत में रबी फसलों किस अवधि में उगाई जाती है? रबी फसल को भारत में रबी फसल को किस अवधि में उगाई जाती है? तो यह अक्टूबर से मार्च महीने में रबी फसल उगाई जाती है, जिसमें गेहूँ, सरसों, चना, मटर सब आते हैं। आगे देखेंगे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? तो यह हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। इसे 2013 में विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया था। अब तारों के बीच स्थित आयनिक गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा नेबुला कहलाता है। अब आगे देखते हैं 42 नंबर के सवाल को। तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अब 43 नंबर के सवाल को देखेंगे तारामची चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तारामची चोटी महाराष्ट्र में है। तारामची चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित और हरिश्चंद्रगढ़ किले के पास एक प्रसिद्ध चोटी है। यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है और ट्रैकिंग के लिए यह बहुत लोकप्रिय स्थान है। आगे देखेंगे 44 नंबर बल्लारी चित्रदुर्ग, चिक्कलमलुरु तुमकुरु, ये तमिल भाषा में कुछ है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कलमलुरु, तुमकुरु बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जानी जाती है? तो यह हो जाएगा लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। राइट आंसर देखेंगे इसको लौह अयस्क स्टील उद्योग के लिए एक मुख्य कच्चा माल है और इस क्षेत्र में भारत के लौह और इस्पात उद्योग का बड़ा योगदान होता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब आइए आगे देखते हैं 45 नंबर के सवाल को। 45 में है एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से
कौन सा मुख्य रूप से अपेक्षित होता है? तो यह हो जाएगा बॉक्साइड। बॉक्साइड अपेक्षित होता है। एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क है बॉक्साइड। यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के रासायनिक और भौतिक अपघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाला अवसादी खनिज है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण चट्टानों का तीव्र अपघटन होता है। अब 46 नंबर के सवाल को देखेंगे। भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तरी पश्चिम के ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएगा भूमध्य सागर के ऊपर। भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। 47 नंबर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष यानी 12 मासी जल प्रवाह बनाए रखती है? तो यह हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र प्रमुख 12 मासी नदी है जो पूरे वर्ष जल प्रवाह बनाए रखती है। इसका जल प्रवाह मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर होता है। आगे देखेंगे फरक्का 48 नंबर में फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो देखते हैं। यह बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, तो यह नहीं है। बाकी सभी कोलकाता बंदरगाह पर गाद को जाम पर रोक लगाना, यह है। कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, यह भी है। गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम में बनाना, यह भी है। तो गलत को चुना था, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना। आइए आगे देखते हैं 49 नंबर में उदयपुर के जावर खान। उदयपुर की जावर खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो यह हो जाएगा जस्ता के लिए जानी जाती है। उदयपुर की जावर खानें जस्ता के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं 50 नंबर के सवाल को देखते हैं। तराई क्षेत्र, इसको 50 नंबर में देखते हैं। तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है और आर सत्य है। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है, तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है, तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि तराई क्षेत्र में बस्तियां सघन नहीं होती है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर बस्तियां होती है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में यह दलदली और जलमग्न होते हैं, जिससे बस्तियों का घनत्व कम हो जाता है। और कारण आर है, तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जल प्लावन रहता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर में है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही? तो यह इसमें डी नंबर हो जाए, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966। भारत की योजनाओं में सबसे ज़्यादा विफल मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद में वृद्धि और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन यह योजना कई कारणों से विफल रही। वर्ष 1962 में चीन युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये सभी कारणों के कारण भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 था, विफल मानी जाती है। आइए अब आगे देखते हैं 52 नंबर के सवाल को देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा शहर 570 मीनारों और कितने द्वार थे? पाटलिपुत्रा में 570 मीनार और 64 द्वार थे। 64 राइट आंसर बी हो जाएगा, 64 द्वार थे। आगे देखते हैं 53 नंबर। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1852 ईस्वी में। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और बर्मा के बीच हुए पहले एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बाद हुआ था, और इसका कारण बर्मा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते संघर्ष थे।
द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने बर्मा के दक्षिण हिस्से, विशेष रूप से रैखिन राज्य और म्यांमार के तटीय क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य के बर्मा पर कब्जा को और मजबूत किया। अब आगे देखते हैं 54 नंबर में। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी, टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रथम बार प्रयोग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 कार्यकाल मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 ने सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। इसने सोने और चांदी की मुद्राओं की जगह सस्ती धातुओं जैसे तांबे और लोहे की मुद्राओं का परिचालन किया था। अब आगे देखते हैं 55 नंबर में। किस पुर्तगाली अन्वेषण ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा? यह हो जाएगा वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। आगे है 56 नंबर। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? तो साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 0, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे साइमन कमीशन में, सभी के सभी अंग्रेज थे। अब इसके बाद आगे देखते हैं 57 नंबर के सवाल को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए किसे याद किया जाता है? तो यह हो जाएगा अरुणा आसफ अली। राइट आंसर सी हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारी की कार्यकर्ता थी, महिला अधिकारों की कार्यकर्ता थी। अब आइए आगे देखते हैं चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? तो इसमें हो जाएगा अर्धेंदु दस्तीदार। राइट आंसर डी हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 में अर्धेंदु दस्तादार का महत्वपूर्ण योगदान था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक साहसिक कदम के रूप में याद की जाती है। इस छापेमारी का नेतृत्व लुटियंस गांगुली ने किया था, लेकिन अर्धेंदु दस्तीदार का भी साहसिक कार्य में शामिल थे। अब आगे देखते हैं 59 नंबर के सवाल को। घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, घटोत्कच जिसका कार्यकाल 290 से 305 ईस्वी था, किस साम्राज्य का राजा था? तो यह हो जाएगा गुप्त साम्राज्य यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का राजा था जो 290 से 305 ईस्वी में अपना शासन करता था। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसके बाद उसने गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटोत्कच का शासन गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत करने का कार्य था। इसमें मैंने गुप्त साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित है और चंद्रगुप्त प्रथम का यह पुत्र था घटोत्कच, याद रखेंगे। अब आइए 60 नंबर के देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। 1892 में उन्होंने ब्रिटेन के फिंचली निर्वाचन क्षेत्र में से चुनाव लड़ा और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। अब आगे देखते हैं 61 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित जोड़ी है? तो इसका हो जाएगा जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, यही सही हो जाएगा। सही को ढूंढना था। अब 62 नंबर में देखें नूनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही है किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में स्थित है। 63 नंबर का सवाल को देखेंगे। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आगे देखते हैं 64 नंबर में, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह हो जाएगा रिद्धिमान साहा। हाल ही में रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा की कि वह 2024 में रणजी ट्रॉफी के बाद क्रिकेट से अलविदा ले लेंगे। साहा ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मैचों में विकेट कीपिंग की है और टेस्ट क्रिकेट में अपनी भूमिका के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। 65 नंबर में, महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया? तो यह हो जाएगा भारत में। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। इसकी मेजबानी भारत में की है। यह सम्मेलन समुद्र और महासागरों से संबंधित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। अब आइए आगे देखते हैं 64 नंबर में, 66 नंबर, सॉरी माफ़ करेंगे, 66 नंबर के सवाल को। 66 में है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ? तो यह हो जाएगा 66 का काजीरंगा नेशनल पार्क में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है, असम में किया गया है। इसका आयोजन का उद्देश्य वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देना और काजीरंगा के जैव विविधता के महत्व को उजागर करना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। 67, 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है? तो यह हो जाएगा एटाना बोनामाटी। 2024 में बैलन डी और अवार्ड एटाना बोनामाटी ने जीता है। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है और स्पेन की राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एटाना बोनामाटी स्पेन की खिलाड़ी है, स्पेन देश से संबंधित है। आगे देखते हैं 68 नंबर में, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना की सिफारिश की गई है। 69 नंबर में, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 79 हो जाएगा, 79वें स्थान पे भारत है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, याद रखेंगे। आगे है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा मनीष तिवारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेस्ले इंडिया के एमडी के रूप में मनीष तिवारी को नियुक्त किया गया है। अब 71 नंबर के सवाल को देखेंगे। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग, तो यह हो जाएगा गंडमाला रोग, जिसे ग्वाइटर या घेंघा रोग भी कहते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग या गंडमाला रोग भी कहते हैं। आगे 72 नंबर, मानव में पित्त का स्रवन कहाँ से होता है? मानव में पित्त का स्रवन छोटी आंत से होता है। यकृत से, छोटी आंत नहीं, यकृत, लीवर से होता है। मानव में पित्त का स्रवन लीवर से होता है, यकृत से। राइट आंसर डी हो जाएगा, मानव में पित्त का स्रवन यकृत से होता है। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? 73 का देखेंगे, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे 74 में, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? यकृत यानी लीवर। मानव शरीर में यकृत दाहिने ओर पेट के ऊपर होता है। दाहिने हिस्से में पेट के ऊपर होता है, दाहिने ओर पेट के ऊपर होता है यकृत यानी लीवर। अब 75 नंबर में देखेंगे, उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो यह हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण शरीर से दुर्गंध पसीना निकलता है। आगे 76 में, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण है। तो यह हो जाएगा मोतियाबिंद। राइट आंसर सी हो जाएगा, मोतियाबिंद। आगे देखते हैं 76 का हो जाएगा मोतियाबिंद। अब 77 नंबर क्या देखते हैं,
एल्कोहल के निरावसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो एल्कोहल के निरावसन के लिए यकृत हो जाएगा, लीवर। लीवर उत्तरदायी है। एल्कोहल को निरावसन के लिए लीवर उत्तरदायी है। यकृत में एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी यह शरीर में एल्कोहल को तोड़ता है और उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। यकृत में मौजूद एंजाइम इस क्रिया में मदद करता है। अब 78 में देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? तो यह हो जाएगा पहले फुफ्फुस फुफ्फुस, उसके बाद हो जाएगा रक्त के द्वारा और फिर उत्तक के द्वारा। पहले फुफ्फुस के द्वारा ऑक्सीजन तैयार होता है और रक्त में जाता है, रक्त के माध्यम से सभी उत्तकों में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 1 3 2 1 3। आगे देखते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर तो -40 डिग्री। राइट आंसर -40 डिग्री हो जाएगा। पहाड़ से गिर रहे पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। पहाड़ से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। 81 नंबर का देखेंगे। 81 नंबर, 1928 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव का द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश का अंश एक रंग भिन्न हो जाता है? तो यह डॉक्टर सी.वी. रमन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। सी.वी. रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांत को खोज निकालने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। याद रखेंगे, लाइट स्कैटरिंग के लिए सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे है, जब बल और विस्थापन के बीच डैश होता है। जब बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 180 होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इसका मतलब है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, जिससे कार्य का मान नकारात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर 180 डिग्री हो जाएगा, डी। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 180 होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। अब आइए 83 नंबर के सवाल को देखते हैं। जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? तो इसका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश में और आंशिक रूप से ताप में दीप्तिमान होता है। 84 नंबर के सवाल को देखेंगे। 84 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। इसका हो जाएगा, हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। तो यह सही हो जाएगा। हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है। तो यह गलत है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है और सबसे सर्वाधिक इसमें ठोस में गमन करती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह भी सही है। प्रासरव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यह भी सही है। तो इसमें सही हो जाएगा 1 3 और 4। 1 3 और 4। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 में, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण यानी कि जिसका विनष्टीकरण हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें कॉफ़ी पाउडर हो सकता है, कपास हो सकता है, ऊन हो सकता है, लेकिन नायलॉन का विघटन नहीं हो सकता है। तो यही है राइट आंसर हो जाएगा सी, अजैव निम्नीकरण नायलॉन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का, जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो 86 का हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, जो लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट का होता है, जबकि बाकी तत्व के परमाणु द्रव्यमान इससे अधिक है। अब आगे देखते हैं 87 नंबर में,
न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक हल्की स्टॉल में रखा गया था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर CO प्लस Ni। CO और Ni को रखा गया था। न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी में तत्व को उसी आवर्तिका में के आधार पर व्यवस्थित किया और उन्होंने पाया कि कुछ तत्वों के गुण एक जैसे होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। कोबाल्ट CO और निकेल Ni को उन्होंने एक ही स्लॉट में रखा था। आगे देखते हैं 88 नंबर में, यदि धोबन सोडा की थोड़ी सी मात्रा 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोजन अम्ल में मिला दिया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसमें हो जाएगा यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तेज गैस तेज बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। अब आगे देखते हैं 89, टॉर्च लाइट और विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रॉन में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा निकेल और कैडमियम का युग्म बैटरी में इलेक्ट्रॉन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये बैटरियां आमतौर पर छोटे उपकरणों जैसे टॉर्च, विद्युत सेवर और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल होता है। इन बैटरियों में एक इलेक्ट्रॉन निकेल हाइड्रोक्साइड और दूसरा कैडमियम होता है। बैटरियां पुनः चार्ज करने योग्य होती हैं और विभिन्न उपकरणों में उपयोग होती है। अब 90 का देखते हैं, सूची को मिलान करना है। आइए इसमें मिलान करना है। पहला ए का हो जाएगा पेटा बोरोन पेटा ए में है BF5, इसका हो जाएगा सही मिलान 2। टेट्राहेड्रॉल बी का है BrF5, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनेर। अब अगला है BrF5, इसका हो जाएगा स्क्वायर वाइपिरिमिडल। अब अंतिम है PF5, इसका हो जाएगा ट्राइगोनल वाइपिरिमिडल। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 2 1 4 3। अब आइए आगे देखते हैं 91 नंबर में। यहाँ से मैथ का सवाल है, तो मैथ का केवल मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा 91 का 300/13%। 92 का हो जाएगा बी नंबर 115। 250 का 46%, 115 होता है। 250 का 46%, 115 हो जाएगा। 93 का हो जाएगा 10,000। राइट आंसर हो जाएगा 10,000। इनका रेशियो लेके एक यूनिट निकाल के इसको बना लेना है अनुपात में। 94 का हो जाएगा 6 घंटा में टंकी भरेगी। अब 95 का देख लेते हैं, यदि एक धनराशि, तो इसका हो जाएगा 95 का 10 वर्ष में दुगुना होगा। 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा P² - 2Q कोस्ट बाय Q। अब 97 का देख लेंगे। 97 में इंग्लिश में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और वॉइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का सब्जेक्ट टू बी वर्ब। इसका 97 का हो जाएगा डी फूड इज टू बी ईटेन नाउ। राइट आंसर डी हो जाएगा 97 का। अब 98 में देखेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस। तो इसका होगा यह है एवरीबॉडी सेड हाउ विल सी सिंग। तो इसका हो जाएगा एवरीबॉडी एक्सक्लेमेड दैट सी सेग वेरी वेल।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है 99 में। 99 में देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांशों में एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका उपकार किया गया हो। तो इसका हो जाएगा अपकृत। अपकृत, जिसका उपकार किया गया हो, अपकृत। जिसका उपकार किया गया हो का अर्थ होता है जो किसी के द्वारा गलत तरीके से व्यवहार का शिकार हुआ हो या जिससे नुकसान पहुंचाया गया हो, उसे अपकृत कहा जाता है। आगे है 100 नंबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट। एक बस बिना रुके 50 किलोमीटर घंटा से चलती है। 18 की वजह से उसकी औसत गति 45 किलोमीटर हो जाती है। तो इसको कन्वर्सन सापेक्षिक गति 54 और 45 को घटा देंगे तो 9 किलोमीटर पर हो जाएगा, 9 निकल जाएगा। प्रति ठहरा हो जाएगा 9/54 गुना 60 करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो 10 मिनट निकल जाएगा। तो इसके साथ ही ज्ञान बिंदु में रोशन आनंद सर के द्वारा कराया गया क्लास टेस्ट, इसका 100 सवाल पूरा कर लिया गया है। आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। और होमवर्क सीरीज के तहत चलाया गया डेली 1 लाइनर फॉर्म में 75 सवाल दिया जा रहा है, उसको भी मैं करवाऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।